नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च और हुकूमत की रुकावटें। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को लेकर मुल्क के बेशतर हिस्सों में क्योस का समा है। इस्लामाबाद को तो इस वक्त कंटेनर्स का शहर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। इसके अलावा इस्लामाबाद को जाने वाले तमाम बड़े रास्तों और शहर के खारजी रास्तों को रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया गया है। आज़ादी मार्च के लिए बहुत सी जगहों पर पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में झड़पों का सिलसिला जारी है। आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है। लाहौर के आज़ादी चौक में कई घंटों तक पुलिस और कारकुन आपस में लड़ते रहे, आमने सामने रहे। फिर इस्लामाबाद के एंट्री जो पॉइंट है फैज़ाबाद, वहाँ पर शदीद झड़पें सुबह से देखने में आईं। कराची में भी मुख्तलिफ इलाके हैं, जैसा कि पीपल्स चौरंगी है, नुमाइश चौरंगी, शाहराह कायद पर भी PTI के कारकुनों और पुलिस में लड़ाई देखी गई। छोटे छोटे जो जलसे थे उनको तो पुलिस वापस मोड़ ही रही है, जबकि KPK से निकलने वाला इमरान खान का जो मार्च है ये रुकावटों को हटाता हुआ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। नाजरीन, इमरान खान अपनी मरकजी क़यादत को लेकर 3 रोज़ पहले ही पेशावर में वो मौजूद थे, पिछला 3 रोज़ से, और वहीं से उन्होंने इस लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी। ये उनकी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। लेकिन जैसे ही आज़ादी मार्च की कॉल दी गई, ऐन उसी वक्त से पंजाब में पुलिस ने क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया। PTI के कारकुनों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। बल्कि सोशल मीडिया पर पुलिस रेड्स का खूब चर्चा रहा और लोग पंजाब पुलिस को बड़ा इसको क्रिटिसाइज भी करते रहे। इस मारधाड़ और अफरा तफरी में कई बार मेन स्ट्रीम मीडिया और फिर सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें भी चली कि शायद हुकूमत और PTI में जलसा करके वापस जाने पर कोई डील हो गई है। लेकिन कुछ ही देर में इमरान खान ने इन खबरों की तरदीद करते हुए इसे सिर्फ एक महज प्रोपेगेंडा करार दिया। PTI का ये मानना है कि मुज़ाकरात सिर्फ एक शर्त पर होंगे और वो है इलेक्शन की तारीख दे दी जाए और असम्बलियों को फौरन डिसॉल्व कर दिया जाए। लेकिन अभी तक हुकूमत ऐसी कोई शर्त मानने को तैयार नहीं है। उधर से सुप्रीम कोर्ट भी सारे मामले में एंटर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि ट्रैफिक के जो रास्ते हैं ये खुले रहें और हुकूमत और अपोजिशन है ये मामलात को बैठ कर हल करें। इसके लिए 4 रुकनी कमेटी बनाने का भी कहा गया है। इसी को लेकर हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इरशाद आरिफ साहब हैं, माहिर कानून अहमद पंसोटा साहब हैं। इस्लामाबाद से हमें एंकर पर्सन तज्जियाकार डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे एंकर पर्सन फैज़ाबाद से फैसल अब्बासी भी मौजूद हैं। कराची से हमारी रिपोर्टर किरण खान भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हमने पुलिस को लोगों को रोकते देखा, मार पीट कर रहे हैं, स्पेशली बहुत बुरी हरकत ये पुलिस की कि लोगों की गाड़ियों पर डंडे मार रहे हैं। मतलब कि उस गाड़ी का तो नुकसान हो ही हो, अंदर जो लोग बैठे हुए हैं शीशे टूट रहे हैं, लोगों को लग रहे हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं। आपको लगता है कि हुकूमत को खुला मैदान दे देना चाहिए था PTI को? वो 50,000 लोग ले आते, वो 1 लाख ले आते, वो 2 लाख ले आते। हुकूमत, आपको क्या लगता है क्यों इतनी खौफजदा है हुकूमत? शाजिया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि राना सनाउल्लाह साहब, मैंने कभी उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। कभी उनके हेरोइन के केसेस जिक्र होते रहे, लोगों ने उनके ऊपर कातलाना कहा कि FIR कटी हैं, 18, 20 या 22 इस तरह की बात होती रही। कभी मैंने ज़िंदगी में कभी उनके बारे में आप कह लें कि 8-10 साल से मैंने कुछ भी नहीं कहा होगा। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब सिंगुलरली इनकॉम्पिटेंट कि उनको आप वज़ीर दाखिला बनाएं पाकिस्तान की फेडरेशन का। इससे पहले पंजाब में वो वज़ीर कानून वज़ीर दाखिला रह चुके हैं। वहाँ पर भी उन्होंने बहुत ही एक ब्रूटल तरीके से चीज़ों को हैंडल किया। वहाँ पर भी वो इनकॉम्पिटेंट थे, लेकिन वो सूबा था, उनको जो मुकाम दे दिया गया। और कल मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी तारीफ की, बड़ी प्राउडली कि राना सनाउल्लाह बैठे हैं, इनको पता चल जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये सिर्फ राना सनाउल्लाह का, सिर्फ ये सनाउल्लाह राना साहब का आप इसको फैसला ना कहें। उन्होंने पूरी इत्तेहादी जमातों से मिलकर बैठकर नवाज शरीफ साहब के ग्रीन सिग्नल से ये फैसला किया कि इनको रोकना है। अगर हम सिर्फ ये कहें कि सिर्फ ये राना सनाउल्लाह का फैसला है तो ये ठीक नहीं है। ये सबकी मंशा से, सबके इत्तेफाक राय से हुआ है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, नून लीग भी शामिल है, सब शामिल है। जी शाजिया, ये आप ठीक कह रही हैं कि राना सनाउल्लाह को अकेले ब्लेम नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस किस्म की फैशिज्म और ब्रूटैलिटी का मुजाहरा पूरे पंजाब में हुआ, जो 24 तारीख की मॉर्निंग में शुरू हो गया था, रात के 2 बजे, 1:30-2 बजे,
जिस तरह से सैकड़ों घरों में, लाहौर में, फैसलाबाद में, सियालकोट में, डिफरेंट जगहों के अंदर लोगों के घरों के अंदर पुलिस जो है वो दाखिल हो गई, गेट तोड़े गए, दरवाजे तोड़े गए, दीवारें फलांगी गई, लोगों के घरों में जाके चीज़ें फेंकी गई, बच्चों को थप्पड़ मारे गए, औरतों को हरासा किया गया, मोबाइल फ़ोन छीने गए, उनके नौकरों की पिटाई की, और अक्सर जिन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए गए थे वो उन घरों में नहीं थे। और ये सिविल राइट्स की वायलेशन थी, आईनी पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी थी। सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के कई फैसले हैं कि पुलिस जो है इस तरह से मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर में लोगों के घरों में दाखिल नहीं हो सकती। ये कोई दहशतगर्द नहीं थे, उनके घरों में कोई बम नहीं बन रहे थे, वहां कोई असला नहीं रखा हुआ था। आज आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये सवाल उठाया गया, मैं सुबह से इसके हवाले से ट्वीट कर रहा हूं, मुझे बड़ी खुशी है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये इशू कम से कम उठाया वहां पे, और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल आगे से पुलिस ने कहा जी हमें एक जगह से असला भी मिला है, उस पर जज साहिबान ने, एक से ज्यादा जस्टिस साहिबान जो हैं उन्होंने उनको शटअप कॉल दी, उन्होंने कहा असले की बकवास करना आप बंद कर दें, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैंने पुलिस के सोर्सेज से पूछा कि भाई ये क्यों, ये बरसर क्यों हो गई है पुलिस सारी, उन्होंने कहा जी जाहिर है यहाँ एक पूरी हिकमत अमली थी। उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब की तरफ इशारा किया, लेकिन आप सही कह रही हैं कि पूरी शरीफ जरदारी हुकूमत जो इस वक्त है, इनकी हिकमत अमली ये थी कि चूंकि तहरीक इंसाफ की सपोर्ट जो है वो मतवस्त तबके से है, मिडिल क्लास से है, ये मसलसल बात कर रहे हैं कि हमारे साथ फैमिलीज आएंगी, हमारे साथ लड़कियां होंगी, लड़के होंगे, बच्चे होंगे, हम एक फैमिली शो करना चाह रहे हैं। तो मकसद ये था पंजाब में इस पूरी दहशतगर्दी का कि आप पंजाब के जो मतवस्त तबके के घराने हैं उनको एक पैगाम, वरना क्या वजह है कि आप बच्चों को थप्पड़ मार रहे हैं, औरतों के हाथ से टेलीफोन छीन रहे हैं, ये कभी हमने सीन देखा नहीं है। पिछले 44 जो महीने गुजरे, 44 मंथ्स, उसमें तो खैर बिल्कुल ही नहीं देखा, लेकिन उससे पहले भी आपने कब ये सीन देखा है कि एक रात के 2 बजे एक औरत से मोबाइल फोन जो उसके घर में छीना जाए? बिल्कुल, ये सब चीजें जो है वो हुई। तो उसका मकसद ही ये था कि ऐसा एक खौफो हरास बिल्डअप कर दें कि लोग जो है वो सड़कों पे ना निकलें। तो ये हिकमत अमली, आप इसको शरीफ सरकारी रजीम की हिकमत अमली कह दें, इसको राना सनाउल्लाह साहब की हिकमत अमली। इस सारे एक्ट से एक और चीज हमारे सामने खुलकर सामने आ रही थी, ये प्रूव हो रहा था कि हुकूमत के इस इकदाम से हुकूमत एक्चुअली खुद खौफजदा है, खुद परेशान है कि अगर तहरीक इंसाफ जत्थों की सूरत में और एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इस्लामाबाद लेकर आ जाएगी तो न जाने क्या हो जाएगा। मुझे ब्रेक लेनी है, ट्रांसमिशन का हमारा सिलसिला जारी है। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जारी है, उधर से हुकूमत रेजिस्ट कर रही है, रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। पिछले 2 दिन से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी था, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिल बैठकर मामलात को हल किया जाए। 4 रुकनी कमेटी भी बनाई है। इमरान खान बज़िद हैं कि वो अपने लाओ लश्कर के साथ जाएंगे, एहतजाज करेंगे, वो डी चौक जाएंगे और तब तक वहां पर बैठेंगे जब तक इलेक्शंस की डेट नहीं दी जाती और असम्बलियों को डिसॉल्व नहीं किया जाता। इरशाद अहमद आरिफ साहब, ये हुकूमत का बहुत गलत तरीका है आपको लगता है हैंडल करने का? अच्छे तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था अगर तो पाकिस्तान में जमहूरियत है, पाकिस्तान का एक आइन है, पाकिस्तान में कुछ कवानीन हैं और पाकिस्तान के अवाम के कुछ सियासी और इंसानी हुकूक हैं। तो आज जो कुछ भी हुआ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और इत्तेहादी हुकूमत ने अपना नुकसान किया है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। इमरान खान साहब के एहतजाज को या लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए अगर पाबंदियां ना लगाई जाती तो क्या होता? सड़कें बंद होती, इमरान खान सड़कें बंद करता, लोग किसको गाली देते? इमरान खान को। अच्छा, क्या होता? कारोबार बंद होता, किसको बुरा भला कहा जाता? इमरान खान को। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होता कि तोड़ फोड़ होती, किसको बुरा कहा जाता? इमरान खान को। ये सारे काम हो गए और हुकूमत ने खुद कर दिए और सबको पता है कि ये एक ऐसी हुकूमत कर रही है जो जमहूरियत के अलमबरदार है, जो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार है, जो आइन की बालादस्ती की अलमबरदार है। ये आइन इजाज़त देता है कि आप ये सब अलमबरदार तब बनते हैं जब हुकूमतों में आते हैं। बात यह है कि दावा तो यही है ना। आज हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी रिट कायम करने के शौक़ में अपनी अखलाकी रिट जो है वो तबाह कर दी है कि इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा पिछले तजर्बात से। यही राना साहब पंजाब में वज़ीर दाखिला थे और माल्टाउन का वाक़या हुआ, वज़ीर कानून थे, माल्टाउन का वाक़या हुआ। एक धरने को इन्होंने लॉन्ग मार्च को रवाना कर दिया इस्लामाबाद, जो तहरीक लब्बैक का था, तहरीक लब्बैक का जो था, और वहाँ जो कुछ हुआ इनको हज़ीमत उठानी पड़ी। वही काम आज उन्होंने कर दिया है। अब ये बैठ के टीवी पर जो भी सरमन दें या गिनती करें, ये
ये बंदे गिनने और कुर्सियां गिनना नहीं होता, देखना होता है नुकसान क्या हुआ और किसका हुआ है। नुकसान हुआ है। और अच्छा, जो इमरान खान साहब को हजीमत उठानी थी कि लोग ज़्यादा ना निकलते सड़कों पर, बड़ा यहाँ से जुलूस ना निकलता, वो सारा का सारा छुप गया, सारा इनके खाते में आ गया। लेकिन जो सबसे जो अफसोसनाक वाक़े हुए हैं वो दो हुए हैं। एक तो आज ख़वातीन के साथ जो बदतमीज़ी हुई है, which is very wrong। यास्मीन राशिद के साथ, इंदलीब अब्बास के साथ, डॉक्टर जरका के पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, बड़ा गलत किया, उनके साथ आप कर रहे हैं, डंडे बरसा रहे हैं उनकी गाड़ियों पर, उनको धक्के दे रहे हैं मर्द जो हैं। एक बड़ी गलत बात। दूसरा, ये कब हुआ है हमारी तारीख में कि लोग जो मुजाहिरीन होते थे वो डंडे बरसाया करते थे गाड़ियों पर, दुकानों पर। आज पुलिस बरसा रही है। आज पुलिस और पुलिस के साथ वो लोग हैं नकाब पोश और सादा कपड़ों में, कुछ पता नहीं कि वो क्रिमिनल्स हैं, वो गुल्लू भट्ट हैं, कौन हैं, पुलिस के लोग हैं। अब जो लोग सादा कपड़ों में वहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, अगर उनके साथ खुदा न खासा कोई मिसहैप हो, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आईजी साहब जिम्मेदारी लेंगे, राना साहब जिम्मेदारी लेंगे, कौन लेगा? ओ भाई, इस रियासत को रियासत रहने दो। मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आई, पुलिस स्टेट तो ये बन चुकी पहले से, अब आपने इसको गुंडा स्टेट बनाना शुरू कर दिया है। एक बात समझ में नहीं, राणा साहब कह रहे थे कि बंदा ही नहीं निकला, हमें इतने इकदाम करने का क्या फायदा? और भाई अगर बंदा नहीं निकला, आपको पता था नहीं निकलना, फिर आप ये रुकावटें क्यों खड़ी कर रहे हैं? क्यों आप जो हुकूमती वसाइल हैं उन पे पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपनी फोर्स को किसी और काम पे आप लगा रहे हैं? वकला को भी आज बड़ा तंग किया गया। मतलब देखिए, मैं इसका एक बैकड्रॉप है जिसमें मैं इसको देखना चाहूँगा। हुकूमत अपने तमाम फैसले कर रही है 2014 वाले धरने को देखकर कि उस धरने में ये सक्सेसफुल हो गए थे और आगे चले गए थे, तो लिहाजा एंड में इनको सक्सेस मिली, तो हम इस दफ़ा कंटेन करें इनको इनके एरियाज़ में, विच इज़ अ वेरी फ्लॉड पॉलिसी। सिचुएशन डिफरेंट है 2014 वाली। मैं वही बताता हूँ ना जी। तो उस चीज़ को अब इन्होंने क्या करना शुरू किया है। देखिए, एहतजाज करना हर आदमी का बुनियादी हक है। हर दफ़ा हाई कोर्ट में रिट्स फाइल होती हैं और वो रिट्स में ऑर्डर होते हैं, आज भी हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात पूछी, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा। ये तमाम के तमाम लोग वॉक करके इस्लामाबाद जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, गाड़ियों पे जा रहे हैं, चले गए। जब ये वहाँ पहुँच गए, इनके वहाँ पहुँचने तक का सफ़र लोगों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह था या तकलीफदेह होना था, या जो आज जो कुछ हो रहा है वो एक जनरल पब्लिक के लिए ज़्यादा नुकसानदेह था? पीपल कुड नॉट ट्रेवल ऑन मोटरवे। मेरे केसेस में मैं नहीं जा सका, बहुत सारे ऐसे लोग और हैं। वेर एज अगर एक नॉर्मल सीन होता वहाँ चले जाते। खौफ यही था ना, जो भी इरशाद साहब बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात। खौफ यही था कि वहाँ जाके सड़कों पे बैठ जाते। तो आसान नहीं था इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के आगे बैठना, आसान नहीं था इस दफ़ा डी चौक में बैठ के चीज़ें बंद करना। ये चीज़ उन्होंने ऑलरेडी देखी और इमरान खान साहब को भी इसका ध्यान रखना था और एक्सपोज होना था उन्होंने। उनकी एक्चुअल चीज़ से आपने सारी की सारी जो फोकस है वो हटा दिया है। अब आपको मैं वकला का बताता हूँ। आपने मेरे से स्पेसिफिक सवाल पूछा वकला। कभी ऐसे नहीं हुआ कि हमारी वकला को इस तरह गिरफ्तार किया गया और मूवमेंट में हुआ था, बट वो एक आमिर था। आज आमिर नहीं है। आज हमारे वकला को गिरफ्तार किया और आज तक कभी प्रॉपर कोई कॉन्डमनेशन नहीं आ रही। हम अपनी लीडरशिप से सवाल करते हैं, मैं तो एटलीस्ट करता हूं, बिकॉज मैं अपने आप को एक वकील समझता हूं और मेरी कोई किसी से एफिलिएशन नहीं है। हमारी सुप्रीम कोर्ट बार को इसकी कॉन्डमनेशन करनी चाहिए, हाई कोर्ट बार को करनी चाहिए। हमारे लॉ मिनिस्टर हमारे लीडर हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनका बहुत एहतराम है। इन वकीलों को रात तक छुड़वाना चाहिए। क्या ये सिर्फ सियासत में वोट डालने के लिए हमारे पास ये लोग भी निकल रहे हैं? इन तमाम लोगों को अब थोड़ा सा मैं चाहता हूं, मुझे तो लगता है किसी भी, अब कोई सहाफ़ी है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, किसी एक स्पेसिफिक पार्टी के साथ उसका एसोसिएट होना आज के वक्त में जुर्म बन चुका है। अब ठीक कह रही हैं। मैं कहता हूं जी उस सारी चीज को हम इसको देखते हैं ऑन द टच स्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको 8 जजमेंट्स गिना देता हूं, आइन के आर्टिकल्स गिना देता हूं जो हमें इख्तियार देते हैं कि हम जाकर एहतजाज करें। क्या पिछली गवर्नमेंट में, इमरान खान की गवर्नमेंट में पीडीएम ने एहतजाज नहीं किया? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब यहाँ नहीं आए या बाकी लोग यहाँ नहीं आए? या और हम वकला एहतजाज नहीं करते? बिलावल साहब ने किया, एहतजाज नहीं किया। तो क्या हम सब वकला डेली एहतजाज नहीं करते? हमारे साथ तो ये नहीं हुआ। सवाल ये, और तीसरी और फाइनल बात जो है, जो ख़वातीन के साथ आज सलूक हुआ है, मैं आपको बता सकता हूँ। मैं उस बच्ची को जब मैंने वीडियो देखी, वो जो बेचारी 10-12 साल की बच्ची जिसको पुलिस ने मैन हैंडल किया, मैं आज वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, बार-बार थप्पड़ मारा है उसको, 12 साल की बच्ची को। और उसके बाद एक एसएचओ साहब की वीडियो है, गालिबन आबिद भट्ट उनका नाम है, वो ऐसे फायर कर रहे हैं प्रॉपर बोल्ट मार के। फिर उसके बाद आप देखें सेवरल वीडियोस ऑन रिकॉर्ड जहां पर आप उनके साथ, मैं आई एम प्रॉब्ली द मोस्ट लाइट पर्सन बाय द पुलिस, इनकी मैं बड़ी सपोर्ट करता हूं, बट यहां पर
मैं इनको रिमाइंड कराना चाहता हूं हमारी सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी को कि एक सुप्रीम कोर्ट की सबको जजमेंट नेकुकारा है। बन जाना चाहिए। मैं बताता हूं जी, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है अनीता सब तुराब बन जाए केस। नेकुकारा। उस अनीता तुराब जजमेंट में ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है कि आप इलीगल ऑर्डर्स फॉलो करने के पाबंद नहीं हैं, आप सिर्फ आईन बिल्कुल के सही, गुलाम हैं, ये बिल्कुल उसको सही। फॉलो करें। डॉक्टर साहब, ऑल्दो ये सारी इत्तेहादी जमातों का फैसला है, लेकिन आपको लगता है कि अल्टीमेटली अगर कुछ गलत होता है, जो हो भी रहा है, इससे ज्यादा और गलत क्या होगा, इसका अल्टीमेटली नुकसान होना ज्यादा नून लीग को ही है? जी बिल्कुल सही कह रही है शाजिया। इस सबसे ज़्यादा नुकसान इसका नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स को हो रहा है। पहले मैं थोड़ा सा ये कह दूं कि तीसरी दफ़ा मैंने मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का एड्रेस टू दी पब्लिक यानी पाकिस्तानी कौम को खिताब करते हुए, उनको प्रेस टॉक करते हुए सुना है। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की कोई सियासी हैसियत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की साहिबजादी हैं। उन्होंने पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं किया मासवाए जलसे करने के। उनका कोई पॉलिटिकल रोल नहीं रहा है। वो मेंबर प्रोविंशियल असेंबली नहीं रही हैं, वो MNA नहीं रही हैं, वो मिनिस्टर नहीं रही हैं, उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, कुछ भी उन्होंने नहीं किया हुआ। तो इस सिस्टम का जो सबसे बड़ा मसला है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा इसमें इतनी ताकतवर हैं कि उन्होंने आके वही बातें यहाँ पे दोहराई हैं जो इससे कोई 3-4 घंटे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने बातें दोहराई, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो मुर्दा लाश है, ये मुर्दा लाश से तोफन निकल रहा है, इसको बनी गाला चले जाना चाहिए। इन्होंने हमसे माफ़ियाँ मांगी, इन्होंने कहा हमें जलसा करने दो। फिर ये उधर नहीं करना चाहते थे, छोटे ग्राउंड में करना चाहते थे, बड़े ग्राउंड में करना चाहते थे। तो जब हम इन सब चीज़ों को सुनते हैं, जो क्रूशल फंडामेंटल क्वेश्चन हमारे जहन में नहीं पैदा होता कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की क्या हैसियत है। अगर इमरान खान की बहनें, उनके बच्चे, उनकी बीवी आके तकरीरें करना शुरू कर दें और कौम को बताना शुरू कर दें क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर की बहन है, जैसे कि पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी साहब की बहनें जो हैं वो एक रोल प्ले करती रही हैं, सिंध में उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पॉलिटिक्स का मेन मसला ये है कि यहाँ पर डिनेस्टिक और ख़ानदानी, शाही ख़ानदान यहाँ पे चल रहे हैं। एक सिंध का शाही ख़ानदान है, एक पंजाब का शाही ख़ानदान है, और उन्होंने ब्यूरोक्रेसी जो है, पुलिस है और पंजाब की जो इंतज़ामिया है, उसके अंदर उनके पर्सनल इन रोड्स हैं और पर्सनल लॉयल्टी पे ये पुलिस ऑपरेट कर रही है। तो मैंने पुलिस के जब अफसरान से पूछा कि इतना ज़्यादा फजूल और ब्रूटल क्रैकडाउन जो पंजाब में किया गया है, इसकी क्या वजह है, तो उन्होंने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड यही बताया कि ऑर्डर्स ही ये थे कि आपने लोगों को हरासा करना है, डरा देना है, क्योंकि मतवस्त तबके के लोग हैं, ये कोई TLP के वर्कर्स तो हैं नहीं है, ये कोई डॉक्टर ताहिर अल कादरी के फॉलोअर्स तो हैं नहीं है, ये तो वो लोग हैं जो कह रहे थे बीवी बच्चों के साथ हमने घरों से निकलना है। और अब राना साहब बड़े फख्र से जब एक रेन ऑफ टेरर किया, जिसमें राना साहब ने खुद ये कहा कि 4414 जो हैं रेड्स हुए हैं अक्रॉस द कंट्री और अक्रॉस पंजाब। तो जिन लोगों ने सड़कों पे निकलना था या उन्होंने टाउन सेंटर्स में आना था, उनको आपने ये मैसेज दिया है कि तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी जान माल, तुम्हारी गाड़ी महफूज नहीं होगी। इसीलिए आपने देखा है कि सेवरल कार्स जो हैं वो लोगों की आपके सामने तोड़ दी गई हैं। या अब वैसे ही तो नहीं हुआ कि पुलिस जो है क्यों नहीं हुआ, पिछले 44 मंथ्स में जहाँ यहाँ इमरान खान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, कितनी दफ़ा पुलिस से लोगों की गाड़ियाँ तोड़ी हैं? क्या वहाँ पर बिलावल लॉन्ग मार्च करके नहीं आए? क्या मौलाना फजल रहमान यहाँ पर इसी जगह पे नहीं आए थे? जब वो आए थे अक्टूबर 2019 में, उन्होंने कहा था वो इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए आए हैं। फिर जब बिलावल आए थे तो वो तो वाकई उन्होंने कहा था कि हम हुकूमत को गिराने के लिए आए हैं। फिर आपने देखा कि मोहतरमा मरियम नवाज और हमजा जो हैं उन्होंने GT रोड 3 दिन बंद रखी, तो कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई, कितनी आंसू गैस इस्तेमाल हुई, किसी को मारा पीटा, क्या पुलिस घरों में गई? यही पंजाब पुलिस थी ना। जो इमरान खान का तहरीक इंसाफ का मोटिव है, ये हुकूमत नहीं चाहती कि वो D चौक जाकर बैठ जाए, महीनों के लिए बैठ जाए। तजियाकार सीनियर हफीजुल्लाह न्याजी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हफीजुल्लाह न्याजी साहब, जो सुबह से सारी सूरत हाल चल रही है, बल्कि पिछले 3-4 दिनों से चल रही है, जिस तरह गिरफ्तारियों का एक अमल शुरू हुआ, आज जो सारी सिचुएशन रही, मार धाड़, लोगों की गाड़ियां टूट रही हैं, खवातीन से बदतमीजी हो रही है, आंसू गैस की शेलिंग हो रही है, जगह जगह कंटेनर, हर जगह आपने तो खुद जैम पक करके रख दिया है सारी रास्तों को। हुकूमत ने बहुत, आप समझते हैं, गलत हैंडल किया? हुकूमत चाहती तो इनको बड़े अच्छे तरीके से, आईनी जमहूरी तरीके से इजाज़त दे सकती थी। हाँ, अगर वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते तो फिर जायज़ होता है ऐसी कार्रवाइयाँ करना। मेरा ख्याल है कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और डॉक्टर साहब भी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए था कि फ्री हैंड देते, लेकिन ये बात कहना कि जी अब वो करते तो उसके बाद खराबी बसियार वो कंट्रोल ना होता। मेरी इतवार की रात को राना सनाउल्लाह साहब की कॉल आई थी मुझे और मुझसे पूछे कि आपका क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए। मैंने कहा जी फ्री हैंड दे दें। इसके बावजूद कि मैं जानता हूं कि इमरान खान साहब जो है 4 महीने से पुरतशद्दुद सियासत का प्रचार कर रहे हैं, वो उकसा रहे हैं लोगों को, उनकी तकरीर जो है उनको डिसाइफर करें, उनको डिकोड करें, तो आपको अंदाजा होगा कि वो पहली तकरीर जनवरी की जो थी
जिसमें उन्होंने पहला एक क्वेश्चन भेजा था कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा। खतरनाक का मतलब आपको पता है कि ज़ाहिर है कम से कम क्या होगा कि मैं आप लोगों के लिए खतरनाक हो जाऊंगा। अब वो खतरनाक होना जो है कोई आम चीज नहीं थी। और फिर इसके ऊपर तबाज़बाई भी होती रही और लोग भी बात करते रहे। इसको करो कट शॉर्ट करते हैं। चुनाचे पिछले चंद दिनों से और खुसूसन जब उसने कहा जी मुझे अल्लाह ताला की तरफ से हमें हुक्म है कि जिहाद के लिए निकले, अब उस जिहाद के बारे में उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हम कोई जिहाद नहीं करेंगे। फिर इनका एक बैकग्राउंड है पुरतशद्दद वाकयात का, वादे तोड़ने का, डी ग्राउंड का, जो 2014 का धरना है, किसको नहीं याद। अब यह है कि हर बंदे की अपनी देखने की नजर है। हो सकता है कि कुछ लोगों की नजर में उसको गुंजाइश मिल जाए। अभी भी देखें कि डी चौक के अंदर हर जगह पे आग लगी हुई है। अब ये शहर हुआ ये क्या कि अगले दिन राना सनाउल्लाह साहब के इतवार की रात को मुझसे बात हुई तो वो बिल्कुल एग्री करते थे। 2 बजे मंडे को मुस्लिम नून का बयान यहाँ पे लाहौर में इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी थे, नवाज शरीफ साहब भी शरीक हुए और इस इजलास के आउटकम जब पता किया तो यही पता चला जी कि हम तहरीक इंसाफ के साथ निगोशिएट करके उनको परमानेंट तरीके से इस्लामाबाद लाएंगे और परेड ग्राउंड के अंदर उनको एक जगह फराम कर देंगे। इससे पहले ये नजीर मिल चुकी है। खुद तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के कहने में परेड ग्राउंड में 2 दफा वहां के बैठे हैं। यही पिछले दिनों 29 मार्च का जो उन्होंने 10 लाख बंदे बुलवाए थे उसका जिक्र इसलिए नहीं करते कि शायद चंद हजार बंदे नहीं आ सके। वहीं यहीं पे फजल रहमान साहब ने भी किया, तहरीक इंसाफ ने भी किया। आज भी वो 10,000 का छोटा सा ग्राउंड है, उसके अंदर आज भी वो चाहते थे, मुसर थे कि हमें वही जगह दी जाए। इनके कहने पे, अंडरटेकिंग पे ले दे के जो कुछ था बयान हल्फी दिए गए। उसके बाद इमरान खान साहब का आधे घंटे पहले फिर आया कि मैं डी चौक जाऊंगा। अब मुझे बताएं कि इमरान खान साहब जो कि हर बात की अपनी इंटरप्रिटेशन करते हैं, न्यूट्रल के उन्होंने 3 तर्जमे किए हैं, हर चीज के गद्दार के उन्होंने 10 किए हैं और कभी हैंडलर कहते हैं, कभी मीर जाफर कहते हैं, कभी वो कहते हैं जी कि किसको लाए। देखें ये मुल्क अब हुकूमत ने जो किया नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज शाम को अब देखते हैं तो अगर खुदा न खास्ता जो इमरान खान ने कहा क्या था, इमरान खान से कहा था कि सैल रवा आएगा, एक ठाठे मरता समुद्र आएगा। ये कल की में बात है जो उनके वीलॉग 3 वीलॉग उन्होंने कल इशू किए हैं। उससे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी इन बिटवीन। ये सारों में उन्होंने एक ही बात की कि इतने लोग आएंगे, 25 लाख ना सही 5 लाख ये आ जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 2 लाख बंदे आते, कोई कंटेनर, कोई पुलिस ना रोक सकती। और इमरान खान साहब ने खुद बताया कि वो आटे में नमक के बराबर होगी। उन्होंने गिनती करके दी पुलिस की हर सूबे के अंदर और हर जगह पे करके दी। अब ये इमरान खान की बदकिस्मती है कि बंदे नहीं निकले। खुदा गवाह है कि ये जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, मैं इसमें दावा करूंगा कि अगर बंदे निकल आते और बंदे निकल आते तो यकीन जाने ये गवर्नमेंट को उल्टा पड़ जाता। इमरान खान का क्या सबसे बड़ी बात यह है कि केपी के अंदर जहां उनको फ्री हैंड था, फिर देखें आप देखें कि तकलीफदेह सूरत हाल कि इमरान खान वो करप्शन कर रहा है, केपी का हेलीकॉप्टर टैक्सी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, केपी हाउस के अंदर बैठ के एक हुकूमत को पूरी को हौसले रख के, और वहां से आना था कम से कम सवाबी तक तो 50,000 बंदा आ जाता, 30,000 आ जाता, और वहां से निकल के एक अटक के पुल तक पंजाब के दाखिल होने से पहले तो एक सैले रवा होता, ठाठे माठे समुद्र होता। वहां तो उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये तो पहुंचेगा। फिर उसके बाद डीआई खान और मियां वाली से तो वो मोटरवे जो बनाया है इन्होंने, नया आखिरी मोटरवे यही था मियां नवाज शरीफ साहब का, वहां से वो आए हैं क्योंकि वो मेरे ही रास्ते मेरे घर से आए हैं, वहां से आ जाए थे। यहां से हमाद अजहर साहब गए हैं, 1,500-2,000 बंदा वो कह रहे हैं, खुद वो कह रहे हैं, मुझे पता चले 500 बंदा है, जहां इकट्ठे हुए 500-700 बंदा। न्याजी साहब इस चीज को भी तो समझने की कोशिश करें। लोगों को निकलने ही नहीं दिया गया, इतना खौफ व हिरास फैला दिया गया, रातों में लोगों के घर पर रेड करके। मैं एक सवाल पूछना चाहूँ, मेरे तो सारे शाजिया, मैं सिर्फ न्याजी साहब से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, हफीजुल्लाह न्याजी साहब से। जी प्लीज सर। न्याजी साहब मुझे ये बताएं कि पिछले 20 साल की अगर तारीख देखें तो आपको इमरान खान में और राना सनाउल्लाह में से कौन आदमी वायलेंट नजर आता है प्रोफाइल वाइज? हिस्ट्री किसकी है? देखें जी, मैं तो इमरान खान साहब, मुझे ये पता है जी कि डॉक्टर साहब, अब मेरी राय में तो राना सनाउल्लाह को मैं सेंट नहीं कह रहा हूं, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं बहुत ही वायलेंट हैं। उन्हें इमरान खान के अंदर एक बड़ी एक अजीबोगरीब तकलीफदेह हद तक गुस्सा है, और मुझे पता है कि जब उनको गुस्सा आता है उनके अंदर कोई रहम नहीं होता, वो सारे तल्लकात भी भूल जाते हैं,
और उनका गुस्सा जो है, उनको कोई बात उनसे दूसरा बंदा अगर आप या शामिल कुरैशी साहब या मैं उनको समझाऊं तो वो बिल्कुल डिसमिसिव से होते हैं, डिसमिस करके रख देते हैं। और दूसरी बात यह कि जो वायलेंस है, लेकिन डॉक्टर साहब अपना सवाल जरा क्लियर करें ना, वायलेंट अगेंस्ट, वायलेंट टुवर्ड्स अवाम। देखिए मैं नियाज़ी साहब मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं नियाज़ी साहब कि इमरान खान जो है उन्होंने एक खास किस्म की इमरान साहब मैं राना सनाउल्लाह के डॉक्टर साहब एक वायलेंस बता दें करता हूं कि इमरान खान की मौत से दोस्त के महसूस करते हैं कि उनके अंदर वो मलनसारी राना सनाउल्लाह का, तो मैं एक्सप्लेन कर सकूं। मैंने तो सर सवाल बड़ा डिफरेंट पूछा था। आपने सर चूंकि कहा कि इमरान खान ने मतलब पिछले 4 महीने से एक टेरर और दहशतगर्दी जो है वो उन्होंने इंस्पायर की, लेकिन 4 महीने से उन्होंने दहशतगर्दी का वाकया कोई नहीं किया। पिछले 20 साल में मैंने एक वाकया देखा जो मुझे बहुत बुरा लगा, वो मौसम बेग के घर में नहीं, टेररिस्ट और दहशतगर्दी नहीं कहा मैंने कहा मुनाफरत, नफरत, शरंगेजियत आइन के अंदर एक क्लास है हमारा आर्टिकल 19, ये उन्होंने उभारी और इन्हीं के ऊपर काजी फैजी साहब का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आप किसी आईनी हुकूमत को गैर आईनी तरीके से गिरा नहीं सकते। खादिम हुसैन रिजवी के फैजाबाद धरने पे दूसरों ने कहा कि आप शर अंगेज और नफरत अंगेज किसी आईनी हुकूमत के खिलाफ आपको इजाजत नहीं देता कि आप करें। और तीसरों ने कहा कि आपके जहां पे फंडामेंटल राइट्स हैं वो दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को एनक्रोच नहीं कर सकते। और तीसरों ने कहा जी कि आपकी जो सड़कें, चौथा कि आपकी सड़कें जो है कॉमन प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर डॉक्टर मुहीद पीरज़ादा का मेरा सब्जेक्टिव है अंग्रेजी में। न्याज़ साहब मैं विद अपॉलॉजी सर, ये देखिए अंग्रेजी में एक लफ्ज होता है सब्जेक्टिव। ये जो इंटरप्रिटेशन जो तशरीह है ना, ये सब्जेक्टिव है। अब 17 की जो जर्नलिस्ट इस मुल्क के सबसे प्रोमिनेंट टीवी एंकर्स और व्लॉगर्स हैं, उनके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के फजूल लोगों ने FIRs कटा दी हैं बलोचिस्तान के अंदर, पशीन में और सिंध के अंदर। अब ये तो अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, ये जिस शरारत के मकसद, देखिए ये इंटरप्रिटेशन पे हम नहीं जा सकते। एक इमरान खान साहब ने वाकया किया जिसका बड़ा अफसोसनाक था कि उन्होंने FIA को मोहसिन बेग के जर्नलिस्ट के घर में भेजा गुस्से के आलम में। वो मुझे 20 साल में नजर आता है, वो बहुत ही उन्होंने फजूल हरकत की। उसके अलावा मुझे कोई ऐसी हरकत नजर नहीं आती सर जहां इमरान खान ने कोई वायलेंस की हो या करवाई हो, किसी की लड़की उठाई हो, कोई कत्ल का उनके ऊपर इल्जाम हो, कोई रेप का उनके ऊपर इल्जाम हो, किसी आदमी को सड़क पे मारा हो, अपने किसी पॉलिटिशियन को थप्पड़ मारा। वो जो मलनसारी की कमी है ना सर, मैं एक्सप्लेन कर दूं कि सर सुन ले, बात सुन ले, फिर मैं इरशाद साहब से भी इस पे कमेंट लेना चाहती हूँ। जी मैं बोल सकता हूँ जी, प्लीज नियाज़ी साहब। डॉक्टर साहब उसमें वाकयात तो बड़े हैं, टाइम हमारा शॉर्ट है। ये आपको याद होगा कि कैप्टन सफदर और मरियम नवाज के कमरे में घुसे थे जब लोग जो भी, लेकिन आपको एक बात बता दूं, मेरा मौकफ को शायद आप अप्रिशिएट करें। इमरान खान ने नहीं करवाया था, वो सिंध में बैठे थे, वो टेरिटरी और इमरान खान से सर उसका 1% भी ताल्लुक नहीं। डॉक्टर साहब मेरी बात, अगला हिस्सा यही है। मैं सर चाहे ये मेरी, आपने तो शायद कल ये बात की है, मैं ये बात इनमें 2-3 बातें और मैं सिर्फ 1.5 मिनट लूंगा प्लीज जरा मुझे दे। पहली बात तो यह है कि इमरान खान ने नहीं किया था, हुकूमत इमरान खान साहब की थी, उनको उसको डिनाउंस करना चाहिए था, जैसे उन्होंने काजी फैजी साहब के रेफरेंस के बारे में डिनाउंस किया है कि ये मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। ये बात, इसमें 2 भाग नहीं है कि राना मॉडल टाउन के 14 कत्ल, मुर्तजा भुट्टो का कत्ल, साना साहिवाल आपके खिलाफ केसेस, मीर शकील रहमान के खिलाफ के केसेस, और ये आपने कल ने एंडोर्स किया, मुझे बहुत खुशी हुई है। इसके अंदर मैं हमेशा कहता हूं कि एक ही चेहरा नजर आता है पाकिस्तान में। जब इसको आप पकड़ेंगे, बेनकाब करेंगे, तो मैं और आप एक ही पेज पे, और मेरा तो ये पुराना मौकफ है। कई लोग नौ मुस्लिम हुए, नए शामिल हुए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहां पे इमरान खान का और मौजूदा सियासी हुकूमत का जो क्राइसिस है, ये भी इन दोनों का क्राइसिस नहीं है। ये भी मुझे और आपको जो दस्तों गिरबान, या मुझे जो इरशाद साहब जो मेरे सगे भाइयों की तरह है, हम जो एक दूसरे के खिलाफ तल्ख चलाते रहे, इसमें भी इसका किसी सियासी जमात का कसूर नहीं है। और जो सियासी जमातें एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबान रही है, हर आदमी आज के दिन भी कोई तीसरी कुव्वत है ललचाई नजरों से देख रही है। यही बात मैं बार बार कहता हूं इमरान खान साहब को, मैंने प्राइवेटली पैगाम भेजाए हैं। खुदा को एक आखिरी बात कहता हूं, मुझे पता आप लोगों के पास टाइम नहीं है। जिस दिन इक़्तिदार में है, मैं यहां से चल के गया, नईमुल हक साहब से मीटिंग की, फिर सैफुल्लाह न्याजी से मीटिंग की। मैंने से कहना कि खुदा के वास्ते सियासी जमातों के साथ मुंह पे गाली दे, पीछे से राब्ता रखे,
क्योंकि जो लोग इनको लड़वा रहे हैं वो दोनों इन सबको हड़प करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, मैं तो ऊपर के मेरे तो पूरी जिंदगी का एक उम्र गुजरी है, मेरी अरकरेजी है कि ये सारा काम पाकिस्तान में 70 साल से हो रहा है। पाकिस्तान के हमने डॉक्टर साहब मैं जरा ब्रेक ले लूं, डॉक्टर साहब मैं जरा ब्रेक ले लूं, नियाज़ी साहब मुझे ब्रेक लेनी है, ट्रांसमिशन हमारी जारी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले मैं कुछ मनाजिर देख रही थी, डी चौक के मनाजिर थे, वहाँ पर आग लगी हुई थी। अगर तो डी चौक से हमारा कोई नुमाइंदा है तो प्लीज़ मुझे बताया जाए ताकि मैं ये जान सकूं, हमें पता चल सके कि वहाँ पर क्या हो रहा है। ये जो आग के मनाजिर, फ़हीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। फ़हीम, ये जो अभी मनाजिर हम देख रहे थे कि डी चौक पे आग लगी हुई थी, ये किसने आग लगाई है, क्यों आग लगाई है, कितने लोग तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इस वक्त वहाँ मौजूद हैं? बिल्कुल जी, इस वक्त डी चौक में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद शाज़िया इस वक्त पहुंची हुई है। अच्छा, आग के हवाले से ये है कि ये बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनों की जानिब से लगाई गई है आग, क्योंकि आंसू गैस की शेलिंग का जोर जो है वो कम करने के लिए जो है वो यहाँ पर दरख्तों को आग लगाई गई है ताकि इससे निकलने वाला जो धुआं है वो आंसू गैस की शिद्दत जो है उसको कम कर सके। अब क्योंकि आंसू गैस की शेलिंग जो है पिछले 10 मिनट से रुकी हुई है, तो जो आग जो लगी हुई थी वही अभी तक लगी हुई है। मजीद जो है वो कारकुनों की जानिब से इस जगह पर आग नहीं लगाई जा रही, लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक चीज है क्योंकि यहाँ पर जो डी चौक के इर्द गिर्द में जो दरख्त हैं उनमें से बेशतर दरख्त और झाड़ियां जो हैं वो जल चुकी हैं। लेकिन हमें तो बताया जा रहा था इस वक्त तक आंसू गैस शेलिंग रुक गई है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पुलिस ने सुबह से जो हो रहा था वो मनाजिर तो इस वक्त कहीं पे नहीं हो रहे, तो फिर लोगों ने आग क्यों लगाई है? ये आग फैल भी सकती है, दरख्तों को आग लगाई है। बिल्कुल शाज़िया, ये जो आग लगाई गई थी ये तकरीबन 1 से 1 घंटा कबल लगाई गई थी, जब ये कारकुनान फैजाबाद से डी चौक के। लेकिन आप बता रहे हैं कि आग अभी भी लगी हुई है। बिल्कुल, आग अभी भी लगी हुई है क्योंकि यहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो यहाँ पर पहुंच नहीं पा रहा, क्योंकि रास्ते जो हैं वो बंद किए हुए हैं। पैदल लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि जो आग लगी हुई है ये झाड़ियों में लगी हुई है और इसके करीब जो है वो कंटेनर्स भी मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और ये दरख्त, वो वाले दरख्त भी इसमें शामिल हैं कि जो इस्लामाबाद मेट्रो के रूट के ऊपर लगाए गए थे, उनमें से भी बेशतर जो दरख्त हैं उनको जलाया गया है क्योंकि वो दरख्त से उनमें से आग लगने के बाद धुआं बड़ी मिकदार में निकला था, जिसकी वजह से अब लोग जो हैं वो अब वेट कर रहे हैं कि अगर मजीद शेलिंग नहीं होती तो उनकी जानिब से मजीद आग ना लगाई जाए। बहुत शुक्रिया फ़हीम अमीन मेरे साथ। इरशाद साहब, ये गलत कर रहे हैं कारकुन जो आग लगा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, इसकी कोई तायद नहीं किया जा सकता। लेकिन देखें ना, इसका एक दूसरा पहलू भी आप ज़रा देखें कि अगर ये रास्ते बंद ना होते तो फ़ौरन फायर ब्रिगेड आते और आग बुझा दी जाती, नुकसान ज़्यादा ना होता। अब खुदा ना खास्ता ऐसा ही कोई वाक़या नहीं, मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, मैं उन पाबंदियों के नुकसान बता रहा हूँ कि क्या होता है कि ये हल्का सा झाड़ियों को लगती है, उसे लोग बुझा ली इकट्ठे नहीं हुए, जाती क्या हरकतें होना शुरू हो गई हैं। यहाँ पर 1-2 लाख बंदा इकट्ठा हो जाए, क्या हाल करेंगे? अच्छा, गुजारिश ये है कि मैं रोना क्या रो रहा हूँ, मैं तो पहले भी यही कह चुका हूँ कि जो काम आम तौर पर मुजाहिरीन करते हैं वो हुकूमत ने शुरू कर दी हैं, और हुकूमत ने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी ख़राब करना शुरू कर दी है, और हुकूमत ने ऐसी पाबंदियाँ लगा दी हैं जिससे नुकसान बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ये अगर यहाँ एक फायर ब्रिगेड आता, वो झाड़ियों को आग लगी होती, वो बुझा देता। अब इतनी देर लगी हुई है, कई कीमती दरख्त वो हो जाएंगे, जाहिर है जो इर्द गिर्द आबादी है वो मुतासर हो रही होगी। ऊपर से गर्मी। ये हम राना साहब की बात कर रहे थे कल, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, राना साहब के साथ वो सारी मंडली बैठी हुई थी, तो उस वक्त मैंने कहा किसी से, बल्कि प्रोग्राम में मैं कह रहा था कि इस कदर शकूक व शुबहात और बेएतमादी की फ़ज़ा है हुकूमत के अंदर कि शहबाज शरीफ साहब को ये एतबार नहीं है अपनी काबीना पर और अपने इत्तेहादियों पर कि जो फ़ैसला कैबिनेट में हुआ है उसको अगर राना साहब अनाउंस करेंगे तो बाकी इत्तेहादी कल को अगर कोई खुदा न खासा नुकसान कोई हुआ तो बाकी इत्तेहादी उसकी ज़िम्मेदारी लेंगे। इसलिए उन्होंने कहा सबको बिठाओ, सब ज़िम्मेदारी लें। एक तो ये आलम है, जिस हुकूमत के अंदर आपस में बेएतमादी का ये आलम होगा वो ऐसे ही ने मिलके किए हैं ना, कैबिनेट में फैसला हुआ है ना, तो कैबिनेट के जब पहले फैसले होते थे किसी भी कैबिनेट में वो सारे वजीर आके बैठते हैं। सर इतनी इत्तेहादी तो पहले भी होते थे, इत्तेहादी और इस तरह इत्तेहाद नहीं पहले भी इमरान खान की हुकूमत भी मखलूत हुकूमत थी ना, कभी फवाद चौधरी के साथ कोई वजीर दूसरा बैठा है?
सर अक्सर इसलिए फरोग नसीम के साथ पीटीआई के वजीर बैठे नहीं, होते थे, नहीं, किसी नहीं, अहम नहीं, चीज पर नहीं, प्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस करनी होती थी, नहीं, बैठे होते थे नहीं, सर। नहीं, अल्लाह उस वक्त बिठाया जाता था कि कोई कानूनी नुक्ता अगर है वो फरोग नसीम ने बयान करना है, वज़ीर इत्तलात ने बयान नहीं करना। यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी, एक बात। दूसरा ये है कि हम जस्टिफाई करते हैं माजी के वाक़यात से एक चीज़ को, ये नहीं सोचते कि इतने साल गुजर गए हैं, हमें कोई आगे कदम भी बढ़ाना है या वहीं खड़े रहना है कि जो माजी में कबायली दुश्मनियाँ होती थी, हर हुकूमत जो है वो डंडे के ज़ोर पर एहतजाज को रोकने की कोशिश करती है। आज भी वही कुछ होना चाहिए भाई, हम कुछ आगे बढ़ें। आज तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी जमहूरी हुकूमत आई है वो इमरान खान की थी कि ना जनाब मौलाना फजल रहमान के एहतजाज को रोका, ना मुस्लिम लीग के एहतजाज को रोका, ना उसने बिलावल भुट्टो के लॉन्ग मार्च को रोका। तो इसका मतलब है फिर तो जमहूरी हुकूमत थी। इसका मतलब है वो जो लोग कहते हैं वो गुस्से में फैसले करता है और मुनाफरत फैलाता है, वो तो कम से कम इतनी तो उसके अंदर रवादारी थी या उसके अंदर ये बर्दाश्त थी। डिफरेंट है सर। बिलावल ये तो नहीं कह रहे थे, बिलावल ये नहीं कह रहे थे कि आप जो है ना असेंबली बिलावल यही कहने आए थे कि इस्तीफा दो। सर आपको भी पता है कि बिलावल ये करवा सकता था, बिलावल बैठ सकता था। मुझे ये बताएं मौलाना फजल रहमान क्या मुतालबा लेकर आए थे? मौलाना साहब में इतनी सख्त थी, नहीं मुतालबा क्या था? इस्तीफे का मुतालबा लेके सर, इस्तीफे का मुतालबा। बिलावल का क्या मुतालबा था? इस्तीफे का मुतालबा था ना। इस्तीफे का ही मुतालबा लेके आए थे। आज ये है कि एक ऐसी नाजायज हुकूमत आई है, इंपोर्टेड गवर्नमेंट आई है जिसको इलेक्शन का ऐलान करना चाहिए, वो ये कह रही है। तो ये कौन सा नाजायज मुतालबा है? इलेक्शन का मुतालबा करना नाजायज है? जुलूस निकालना ऐसा नाजायज है? आज शाजिया मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर दूं कि 9 बजे हमने हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने जो कुछ कहा मैं उससे फुली एग्री करता हूं। हमें आगे सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। अहमद पंसोता साहब से भी पूछ लें कि इस क्राइसिस जो खड़ा हो रहा है, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा तो इसको बिल्कुल बेलिटल कर रही हैं, बहुत ही एरोगेंट उन्होंने बातें की, बड़ी अफसोसनाक उनकी सारी तकरीर थी। लेकिन अहमद पंसोता कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट यंग माइंड्स इन लॉ। अब इसका हल अहमद पंसोता साहब से पूछ लें, हफीज़ और नियाज़ी साहब से पूछें कि जिस क्राइसिस में मैं ऑफिस बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ, मोहतरमा मरियम नवाज की बातें सुन के मुझे रोना आ रहा था। मैंने कई सड़कें ली दफ्तर यहाँ पे स्टूडियो पहुंचने के लिए, रिवर्स ट्रैफिक आ रही थी क्योंकि सड़कें बंद हुई थी, तो उल्टी ऊपर से ट्रैफिक थी, कोई राइट पे जा रहा है, कोई लेफ्ट पे जा रहा है, कोई सीधा आ रहा है। बहुत मुश्किल से टक्कर से बच के मैं दूसरी सड़क पे पहुंचा, वहां भी वही सूरत हाल थी। अभी तो ये फरमा रहे थे कि कोई लोग नहीं निकले सड़कों के। इस्लामाबाद में जहां बंदा कोई नहीं होता, शाजिया सड़कों के दोनों तरफ हजारों सैकड़ों नौजवान जिनकी उम्र 17, 18, 20 साल थी, वो वहां पे चल रहे थे बड़े गुस्से से। गाड़ियों के ऊपर भी लोग सवार हैं बहुत बुरी तरह से, पुल ब्रिज सब कुछ बंद है। और पता नहीं ये मरियम नवाज साहबा किस दुनिया में रहती हैं। बहरहाल अहमद पंसोता साहब से पूछें कि हल क्या है। जी अहमद साहब देखिए सर, हल जो है इसका वो बड़ा सिंपल है और वो ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने पिटिशन फाइल भी कर दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस भी लिया और सारा मामला वहाँ पर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इसे हम कहते हैं स्टेटिंग दी ऑब्वियस, जो कानून में और आइन में लिखा हुआ है वही रीइंफोर्स किया है। सिर्फ साथ एक एडिशनल बात ये की है कि इसको बातचीत के जरिए हल भी करें। ठीक है जी। अब कानून और आइन में क्या लिखा हुआ है? आइन में लिखा हुआ है कि इकट्ठे होना, असेंबल होना, आपका एहतजाज करना आपका बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है, जिसको जुडिशरी इन्फोर्स करेगी अगर आपका इनकेस नहीं है। दूसरी बात यह है कि जहां पर आप जाकर पीसफुल एहतजाज करना चाहते हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे मामूलाते ज़िंदगी लोगों की डेली मुतासिर नहीं होना चाहिए, विच इज़ द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इम्पोज की है, उसको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करें। अगर गवर्नमेंट अपने ताई थोड़ा पीछे हो जाए और तरीके इंसाफ इस बात पर कमिट कर ले कि जी हमने वो कौन सी जगह आपने जो अल्टरनेट बताई है उससे आगे नहीं जाना, तो ये मसला 1 मिनट में हल होगा। मैं समझता हूं कि यहाँ पर वो क्या कहते हैं ना, कुछ शहर के लोग, कुछ शहर के लोग भी जालिम से, कुछ सानू मरद दा शौक भी सी कि गवर्नमेंट चाहती है कि ये मामला इस तरह रहे। उनका ख्याल है कि दे आर ट्राइंग टू एक्सपोज पीटीआई गवर्नमेंट या सॉरी पीटीआई के जो लोग हैं। मेरा नहीं ख्याल पीटीआई एक्सपोज हो रही है। जिस तरह न्याजी साहब ने भी कहा था, मैं उनसे 100% एग्री करता हूं, आप उनको इजाजत दे देते, खड़े होते, हो सकता है नंबर ही पूरा ना होता, हो सकता है बंदा ही कोई ना आता जिसको ठाठे मारता समुद्र को कह रहे हैं। मंगीश साहब मेरे साथ हैं, उस काफिले के साथ हैं। एक बात मैं कर दूं, जी जी, ये राना साहब से भी मैं सुन रहा था, मरियम साहबा भी 2-3 दिन से कह रही हैं कि ये जो जुलूस आ रहा है या लॉन्ग मार्च, ये डंडा बरदार है, जत्था है, ये वायलेंट है। ये जो आज सारा दिन हम टीवी के कैमरों के ज़रिए देखते रहे कि ये जो सादा लिबास में पुलिस के साथ लोगों पर, नौजवानों पर, औरतों पर, पुलिस पर, गाड़ियों पर डंडे बरसा रहे थे, ये तो प्राइवेट लोग थे ना। क्या इनके खिलाफ कोई हुकूमत कार्रवाई करेगी? ये जत्थे और ये डंडा बरदार जो थे, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी?
ये मेरा एक सवाल है। पर्चा फिर इंटीरियर मिनिस्टर पे हो जाएगा ना, सही फायदा। मुमताज बंगिश साहब हमारे साथ हैं, उस काफिले के साथ हैं इमरान खान जो पेशावर से चले इस्लामाबाद आने के लिए, उस काफिले के साथ है। मुमताज, कहाँ तक पहुंचा इमरान खान? तो एक ही बात दोहरा रहे हैं, जब मुज़ाकरात की भी बात हुई, किसी डील मुआहदे की बात हुई, तो उन्होंने फ़ौरन ट्वीट करके उसको डिफ्यूज़ किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ की तरदीद की कि हुकूमत के और PTI के कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। कहाँ तक पहुंचा ये काफिला? जी बिल्कुल, ये काफिला जो है ये काफी रुकावटें अबूर करके अब जो सनमदाल का इलाका है वो उधर से भी ये अबूर कर गए हैं और अब बुरहान की करीब है। काफिला बहुत बड़ा है, उसके यही मैं आपसे पूछने लगी थी, जरा बताइएगा लगभग कितने लोग होंगे इस काफिले के साथ? जी बिल्कुल, ये चूंकि एक जिला नहीं है, पूरा सूबा है, शुमाली इलाका जात है, शुमाली अजला है और इसके अलावा जनूबी अजला के लोग भी यहाँ पे मोटरवे पर इनके साथ शामिल हो गए हैं, तो काफिला मजीद बड़ा हो गया है। इसके अलावा जो पूरे सूबे के जितने भी अजला हैं वहाँ से तकरीबन जितने भी रहनुमा थे उनके अलग अलग काफिले थे, सवाबी के मुकाम पे जब ये इसमें शामिल हो गए तो ये बहुत बड़ा काफिला बन गया। मतलब यूं कहना चाहिए कि इसका एक सिरा जो था वो मर्दान के रशकईन इंटरचेंज के करीब था, तो दूसरा सिरा जो था वो सवाबी इंटरचेंज पर दाखिल हो रहा था। और अभी भी मतलब काफिले में इतनी गाड़ियां शामिल हैं कि उसकी रफ्तार इंतहाई सुस्त है, चूंकि महदूद लाइन है मोटरवे पर, इसलिए यहाँ तक पहुंचने पर उनको काफी ठीक है। बहुत शुक्रिया मुमताज बंगिश आपका। हमारे ट्रांसमिशन का वक्त हो गया है। मेरे साथ मेहमान थे डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब, हफीजुल्लाह न्याजी साहब, अहमद पंसोटा साहब, इरशाद अहमद आरिफ साहब। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।